नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी और लास्ट टाइम में हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगला जो परमाणु मॉडल है वो किसने दिया था? नील्स बोर ने। रदरफोर्ड के बारे में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। आज हम इस वीडियो में नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्या हुआ? नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी, उन कमियों को पकड़ करके, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए एक परमाणु मॉडल दिया जिसे नील्स बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, नील्स बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो स्पेसिकल हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल किस परमाणु के लिए दिया? तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। इसलिए नील्स बोर का बाद में स्टडी की गई, बाद में देखा गया तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वह केवल उन्हीं परमाणु पर लागू होता है जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। तो अभी तक अपने पास दो क्वेश्चन आए हैं कि नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल किस परमाणु के लिए दिया? तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल किन किन परमाणु पर लागू हो सकता है? तो आप क्या बताओगे कि वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक। मैं कह सकता हूं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। जिनमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। उन सभी परमाणुओं पर नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? लागू होता है। अब वे परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। अगर मैं बात करूं हीलियम पॉजिटिव, तो आपको पता है हीलियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं? दो। तो प्रोटॉन की संख्या भी दो। अगर ये उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? दो। तो मैं दो में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक बच गया। तो हीलियम पॉजिटिव पर भी नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक है। उसके बाद में मैं बात करूं लिथियम प्लस टू पर भी क्या होता है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। भाई, लिथियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं? 3। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3। तो मैं बात करूं 3 इलेक्ट्रॉन में से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक ही तो बचेगा ना। इस प्रकार से मैं भी कह सकता हूं बेरिलियम प्लस 3। हालांकि ये जल्दी से बनता नहीं है, ठीक है ना, ये भी बनता नहीं है, लेकिन वो बात अपने ऑप्शन की, ठीक है ना। जब ऑप्शन में दे देता है तब अपन ये नहीं कह सकते सर ये तो बनता ही नहीं है। वो ऑप्शन में आ गया, अब अपन को चेक करना है तो इस टाइम में चेक करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है उस पर नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होगा। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने क्या बात की? नील्स बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया गया। नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन सभी स्पीशीज या उन सभी परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। और दोस्तों, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया। किसके आधार पर दिया गया? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया। और दोस्तों, दूसरी बात क्या है? वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर होती है। एक तरंगीय प्रकृति होती है, एक कणीय प्रकृति होती है। लेकिन नील्स बोर को उस टाइम पता नहीं था। नील्स बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति मानी? केवल और केवल कणीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति मानी? कणीय प्रकृति। ठीक है दोस्तों, ये तो अपनी बेसिक बातें हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस परमाणु के लिए दिया गया? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किन परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। ठीक है। अब दोस्तों क्या है,
रदरफोर्ड की कमी को देखा नील्स बोर ने। रदरफोर्ड की कमी क्या थी? एक तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि यदि कोई परमाणु यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आती है, और कमी आएगी तो वो अंत में आके नाभिक में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का तो स्थायित्व ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो देखो इस कमी को नील्स बोर ने कैसे दूर किया? नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित, देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, निश्चित वर्ताकार कक्षाएं। कैसी कक्षाएं? निश्चित वर्ताकार कक्षाएं। नील्स बोर ने रदरफोर्ड को क्या कहा कि भाई क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए ही चक्कर लगाते हैं। और जिन उन कक्षाओं को नील्स बोर ने क्या कहा? स्थायी कक्षा। नील्स बोर ने कहा, इसलिए उन्हें बोर कक्षा भी कहा जाता है। और इन कक्षाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। तो मेन बात नील्स बोर ने क्या बताई कि जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो क्लियर? जब एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रॉन कोई वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो उस वर्ताकार कक्षा में जब वो ना तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना ही वो अवशोषण करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। नील्स बोर ने कहा कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक फिक्स ऊर्जा होती है, या मैं कहूं प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित त्रिज्या होती है, या फिर मैं कहूं निश्चित वेग होता है। ठीक है ना? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसका निश्चित ही क्या होता है? वेग होता है। ये सारी बातें किसने बताई? नील्स बोर ने। तो देखो मैं आपको एक क्लियर करता हूं। नील्स बोर ने क्या कहा कि ये अपने पास कोई नाभिक है। क्या है? अपने पास कोई नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या है? वर्ताकार कक्षाएं हैं। क्या है? वर्ताकार कक्षाएं। इन वर्ताकार कक्षाओं को जनरल तौर पर अपन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? या तो अपन नाम दे सकते हैं कि ये कक्षा K है, ये कक्षा L है, ये कक्षा M है। इसी प्रकार से एक और कक्षा हो सकती है, और भी कक्षाएं हो सकती है। जैसे मान लिया ये कक्षा कौन सी है? N है। तो ठीक है, या फिर मैं इनको ऐसे भी कह सकता हूँ, ये कक्षा 1 नंबर है, ये नंबर 2 है, ये 3 नंबर की है, 4 नंबर की है। ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या कहा? जब मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है K कक्षा में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन K कक्षा में अगर गति कर रहा है तो ना तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ठीक है, ये अगर K कक्षा में गति कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? फिक्स होगी। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स होगी। इस वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या भी क्या होगी? इस वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या भी क्या होगी? फिक्स होगी। इस इलेक्ट्रॉन का वेग भी क्या होगा? निश्चित होगा। तो इस प्रकार से नील्स बोर ने यहां तक बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो इस गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, या फिर ये भी बता दिया इसका वेग क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का, और इस कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। इन सभी बातों को भी नील्स बोर ने क्या कर दिया था? कैलकुलेट करके बता दिया था। ठीक है ना? तो फिर ये पूछा कि भाई रदरफोर्ड ने पूछा नील्स बोर से, तो भाई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कब करेगा, तो मेरे को बताओ। तब नील्स बोर ने कहा कि यदि मान लिया, मैं आपको बताऊं कि अपने पास दो ऊर्जा स्तर हैं, ये E2 है जो उच्च है, और ये मेरे पास क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर है, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? E1। तो एक बात बताओ, नील्स बोर ने क्या कहा? जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कौन से में जाएगा? उच्च में। अरे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्यों? इसके पास ऊर्जा कम है। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में है तो इसके पास ऊर्जा कम है, तो इसको उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो ये ऊर्जा का क्या कर लेगा? अवशोषण कर देगा। कितना ऊर्जा का अवशोषण करेगा? जितना ये गैप है, ठीक है ना, उसके तुल्य ऊर्जा का क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है
तब ये ऊर्जा का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। क्यों? क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्यादा होती है और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो उच्च से कम में आएगा तो इसके बराबर जितनी ऊर्जा है वो तो रख लेगा और बाकी की क्या कर देगा, फोटोन के रूप में क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मतलब निम्न से उच्च में आएंगे तो और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो अवशोषण करेंगे, और उच्च से निम्न में जाएंगे तो उत्सर्जन कर देंगे। तो दोनों चीज क्लियर कर दी। तो नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी वर्ताकार कक्षा में गति करता है तो ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो कब करता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है तो अवशोषण करता है, और उच्च से निम्न में आता है तो उत्सर्जन करता है, मतलब रिलीज करता है ऊर्जा, ठीक है ना, त्याग देता है। क्लियर है यहां तक? तो इससे क्लियर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई, जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में गति करेगा तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना ही वो अवशोषण करेगा, ठीक है। तो वो नाभिक में क्यों गिरेगा, उसकी ऊर्जा में कमी क्यों आएगी। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, नील्स बोर ने ये भी कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जब गति कर रहे हैं, किसी भी कक्षा में गति कर रहे हैं, साथ में ये भी बताया नील्स बोर ने, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन एक के कक्षा में गति कर रहे हैं, ठीक है, या के कक्षा को अपन बोलते हैं एक पहली कक्षा, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर रहा है तो इसकी ऊर्जा फिक्स होती है। इसकी ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी, ये जिस कक्षा में गति कर रहा है उस कक्षा की अपन त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, उस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी बातें ज्ञात करके किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। और इनके ज्ञात करने के सूत्र हैं, क्या है, सूत्र हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता सकता हूं लेकिन अपने एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो रीट का हो चाहे वो एनटीपीसी का हो, ठीक है ना। जो कुछ बातें पूछी जाएंगी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपको लिखवा दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कक्षीय कोणीय संवेग, क्या, कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। देखो क्या बताया, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, कोणीय संवेग को अपन किससे इंडिकेट करते हैं, mv से। किससे, mv से। कोणीय है, इसका मतलब वो वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी क्या होगी, त्रिज्या भी होगी, रेडियस भी होगी। तो अपन देखो ये तो होता है रेखीय संवेग, क्या होता है, रेखीय संवेग mv। अगर इसको अपना r से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, कोणीय संवेग। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग mvr h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज। यहाँ n है, वो n की वैल्यू होती है या तो 1 होगी, क्योंकि पूर्ण गुणज है तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इनको क्या बोल सकता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या। अभी मैं बात करूंगा लास्ट में, अभी टॉपिक आएगा क्वांटम संख्या के बारे में कि क्वांटम संख्या क्या है। तो जो n है ना, n को क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या एक तरीके से प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि n का मान 1 है, इसका मतलब कौन सी कक्षा है, k। 2 है तो कौन सी है, l। 3 है तो m, 4 है तो n। तो इस प्रकार से k l m n, इस प्रकार से क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। तो नील्स बोर ने ये कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। किसका पूर्ण गुणज होता है, h/2π का। क्लियर। यहाँ पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। याद रखना ये केवल सैद्धांतिक था,
नील्स बोर प्रायोगिक सत्यापन नहीं कर सके, केवल थ्योरेटिकल रूप से ही बता पाए कि ये होता है। नील्स बोर को पूछा गया कैसे होता है, मुझको नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके बारे में प्रायोगिक सत्यापन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था दे ब्रोगली, फ्रांस का था, इसलिए डी ब्रोगली, दे ब्रोगली, थोड़ा लैंग्वेज ऐसा ही है लेकिन याद रखना दे ब्रोगली। उन्होंने इसका क्या किया था, प्रायोगिक सत्यापन किया था। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, ठीक है। अब बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अगर कमियों की बात करूं तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कौन से परमाणु के लिए दिया था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। और मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया गया, और उसमें भी हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की जानकारी के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो नील्स बोर ने क्या बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी बात बताई है नील्स बोर ने, लेकिन नील्स बोर हाइड्रोजन परमाणु में जो डबलेट मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन आ रही थी, तो डबल लाइन एक साथ आ रही थी, कहीं तीन लाइन एक साथ आ रही थी। तो वो लाइनें डबल लाइन एक साथ आ रही हैं, तो उन लाइनों की वो लाइन क्यों आ रही है एक साथ, इसकी व्याख्या नहीं कर सका था कौन, नील्स बोर, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डबलेट लाइन थी, जो दो लाइनें एक पास पास आ रही थी या काफी जगह ब्लैक हो रही थी लाइनें, तो उनकी व्याख्या नहीं कर सका कौन, नील्स बोर। दूसरी बात क्या आती है, एक आता है अपना जीमान प्रभाव। कौन सा प्रभाव आता है, जीमान प्रभाव। और एक आता है अपना पास स्टार्क प्रभाव। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। जीमान प्रभाव को जीमान नामक वैज्ञानिक ने दिया, और स्टार्क प्रभाव को स्टार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम है। अब सुनो, यदि जीमान प्रभाव क्या है, यदि स्पेक्ट्रमी रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऐसे विभाजित हो जाएं। देखो सिंपल सी बात है, जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव में ज्यादा अंतर नहीं है। जीमान प्रभाव को कैसे याद रखोगे, अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित हो जाएं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विभाजित हो जाएं, तो इसे तो अपन क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। और यदि ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं किसकी उपस्थिति में विभाजित हो जाएं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, ठीक है ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्टार्क प्रभाव। तो याद रखना, नील्स बोर जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है, ये नील्स बोर का क्या था, परमाणु मॉडल था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल किस परमाणु के लिए दिया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। नील्स बोर का परमाणु मॉडल किन परमाणुओं पर लागू होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित था, तो क्या बताओगे, मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया, तो याद रखना दोस्तों 1913 में दिया, और इसलिए 1922 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। दोस्तों दूसरी बात, अगर नील्स बोर की बात करूं तो नील्स बोर के ने ही कोई भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, उस इलेक्ट्रॉन या फिर मैं कहूं उस कोश की या उस कक्षा की त्रिज्या क्या है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, उस इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, इन सभी चीजों को किसने कैलकुलेट किया था, नील्स बोर ने ही कैलकुलेट किया था। इसलिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल था वो बहुत ही ज्यादा सफल रहा था, इसलिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है दोस्तों। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, समरफील्ड, ठीक है। समरफील्ड मॉडल की चर्चा और जो भी है परमाणु के बारे में जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, क्वांटम संख्या, कोश, कक्षक, उन सब की बातें हम आगे आने वाले 1-2 वीडियो में अपन करेंगे, और 1-2 वीडियो के अंदर अपना यूनिट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।